बैरिस्टर अकील मलिक साहब मशीर बराए कानून और इंसाफ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आज एडवोकेट अख्तर हुसैन साहब ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़ा दे दिया। ये पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं और आपसे पहले हमारी उनसे बात हो रही थी, काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने इज़हार किया और बुनियादी तौर पे जिस तरीके से मामलात को चलाया जा रहा है उस पर वो भी अब मुतमईन नहीं, तो कैसे देखते हैं इसे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अतर साहब आई थिंक इट्स टू लेट इन द डे ये जो रेजिग्नेशन आया है इनकी तरफ से, बिकॉज पहले अगर एतराज़ात होते तो मैं समझता हूँ कि वो पहली सिटिंग में ही आ जाने चाहिए थे या दूसरी सिटिंग से पहले ही इस्तीफ़ा आ जाना चाहिए था अगर वाक़तन उनके कोई एतराज़ात थे। अब देखें, लाहौर हाई कोर्ट की एलिवेशंस हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हुई, सिंध हाई कोर्ट की हुई, बलूचिस्तान की हुई, पेशावर की हुई, किसी में कोई एतराज़ नहीं आया। आई थिंक शाहजर नाज़र को सुप्रीम कोर्ट में जो एलिवेशंस हुई हैं उस हवाले से कोई एतराज़ था। इन एनी केस मैं तो कहता था कि अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वो बेहतर समझते हैं उन्होंने क्या फ़ैसला लेना है क्या नहीं लेना। लेकिन इनकी वोट भी हुकूमत के खाते में डाल दी जाती थी और कहा जाता था ये कि इनकी वोट पड़ती हमेशा आपके खाते में थी ना सर। इनकी वोट तो इस वक्त तो ये देखें ना, टीम अब अगर बने हुए थे। नहीं, देखें अब यही तो बात है। फिर ये 11th आवर पे रेजिग्नेशन देना मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी या जायज़ बात है। अगर उनको वाक़तन एतराज़ात थे, क्योंकि वो पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे थे ना कि हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, और बिल्कुल तमाम तर प्रोसीजर में वो बैठे। इसमें उनका 11th आवर पे दे दें कि रिजर्वेशंस हैं तो दुरुस्त बात नहीं है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आप उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन एक दूसरे एंगल से अगर इसको आप देखें तो वो लोग जो आपके साथ चलने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप चीजों को आप उस नहज पे लेके जा रहे हैं कि जहां पे उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है कि वो मजीद इसके साथ चल सकें और आपका साथ दे सकें। देखें, अब तमाम तर एलिवेशंस तो हो चुकी। अब इस्तीफे देने का मकसद तो सिर्फ यही है कि लाहौर हाई कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल सेशन जजेस की एलिवेशन होनी है 28 तारीख को, उसका वो हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल अपना एक नॉमिनी बिफोर देन वो नॉमिनेट कर देंगे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत की तो 4 ही वोट्स हैं गिनी चुनी, जो मैंने आपको बताया, एक MNA, एक सेनेटर, एक लॉ मिनिस्टर, और अगर आप अटॉर्नी जनरल को भी डालना चाहें तो वो 4 वोट्स हैं। नहीं, अटॉर्नी जनरल तो बाकी आपको पता है करवाया जाता था। अटॉर्नी जनरल तो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि ये हमारे खाते में तो वो सिविल सोसाइटी वाली भी डाल दी जाती थी, पाकिस्तान बार काउंसिल वाली भी डाल दी जाती थी, फिर कई जजेस की भी डाल दी जाती थी। तो मुझे तो समझ नहीं आता सर आपका असल में बैरिस्टर साहब हमारे खाते में डाल देती। सर आपका खाता बहुत बड़ा हो चुका है इस वक्त। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि अब पाकिस्तान बार काउंसिल से कोई और नाम सामने आया है, हुकूमत को बताया गया? नहीं, अभी तक तो बड़ी नेसेंट स्टेज पे है और पाकिस्तान बार काउंसिल खुद ये बेहतर समझती है कि उन्होंने नॉमिनेशन जो करनी है वो नेक्स्ट मीटिंग जो JCP की है 28 तारीख को है। तो उस हवाले से उससे पहले वो नॉमिनेट कर देंगे, और अगर नॉमिनेट नहीं भी होते तो कोई उसमें ऐसी कबाहत नहीं है कानूनी तौर पे, और वो बिल्कुल एक मेंबर अगर कोई कम भी होता है तो उसके अलावा भी वो प्रोसीडिंग्स आके चल सकती हैं बाय मेजॉरिटी। यहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये तमाम तर चीज़ देखनी है कि वो किसको नॉमिनेट करेंगे। मीडिया पे कुछ ज़राए के मुताबिक खबरें, जो मीडिया के ज़राए के मुताबिक चल रही थी, वो अगैन हुकूमत के खाते में कुछ डालने वाली बातें थी, लेकिन मैं उन पे काम नहीं कर रहा। एहसन भोन साहब का नाम आ रहा था, उसी तरफ गालिबन आप इशारा कर रहे हैं। एहसन भोन साहब, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था। जी, मैं इशारा उसी तरफ कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वो एक सीनियर लॉयर हैं, मैं उनकी नॉमिनेशन को रूल आउट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उसको अभी कॉन्फर्मेशन किसी हवाले से ना समझें, क्योंकि वो तमाम तर मामला चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल जो है उन्होंने देखना है। वो तमाम तर मामला अपने जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो ये मेंबर्स हैं, उनके साथ वो बैठ के वो तमाम तर मामला डिस्कशन होगी, नॉमिनेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिसको नॉमिनेट करना हुआ वो नॉमिनेट करेंगे, और हो सकता है इनको ही कर दें। लेकिन ये अभी जंपिंग इनटू कंक्लूजन्स वाली जो बात है कि पहले से आप बता दें कि जी उन्हीं को करें, ऐसा ठीक है। अच्छा सर, अख्तर हुसैन साहब से हमने अभी पूछा आपसे पहले, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये तासुर है कि इंतजामिया इस वक्त बालादस्त हो चुकी है, इंतजामिया की मर्जी से अदलिया को चलना पड़ रहा है। तो इस तासुर को किस हद तक आप मानते हैं? देखिए, ये तासुर गलत है, और कोई इंतज़ामिया की या मुक़्तदरा की हवाले से जो है वो कोई ऐसा तासुर बिल्कुल सरासर गलत तासुर दिया जा रहा है। अब ये तमाम तर जितने मेंबरान हैं,
इनको कोई इनकी कनपट्टी पे कोई बंदूक तो नहीं रखेगा ये अगर अदरवाइज वोट करेंगे जीसीपी की मीटिंग में। अख्तर हुसैन साहब ने बिल्कुल डिसेंट किया। इसी तरह जो है दीगर जजेस भी डिसेंट करते हैं, सिविल सोसाइटी की भी जो मेंबर हैं वो भी करते हैं डिसेंट। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है पर आपको लगता नहीं है सर, समझें, अदलिया आप का इदारा आईनी जिम्मेदारी है। ठीक है, अदलिया का इदारा उस हवाले से जिस किस्म की आजकल डिस्कशन हो रही है, चाहे वो शायद खाकान अब्बासी साहब का कोई बयान हो या मोजिज चीफ जस्टिस साहब की मुलाकातें हों, ये अनप्रेसिडेंटेड चीजें हैं। माजी में हमने किसी जमहूरी दौर के अंदर इस तरह के हालात नहीं देखे। हाई कोर्ट के जजेस गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेके कि हमें इंसाफ दो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। क्या आप लोग रियलाइज करते हैं? जी बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के जजेस पहले भी सुप्रीम कोर्ट एक नहीं 12 दफ़ा जा चुके हैं। जस्टिस फ़ारूक इरफान का केस जो था वो आपके सामने है। वो भी अपनी सीनियरिटी को लेके गए थे और फिर वहाँ पे आपने देखा उसका क्या फ़ैसला हुआ। उन्होंने कहा ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के हवाले से होगा, डेट ऑफ ओथ के हवाले से होगा, ये कह देना कि उम्र के हवाले से, क्योंकि वो एक थोड़ी नोयत डिफरेंट थी इस तमाम तर मामले में। उनकी जो सीनियरिटी थी उस वक्त, तो उनका सीनियरिटी के हवाले से तो फैसला आया हुआ है। ये गो के केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन मैं ज़रूर इसको कहूँगा। इसमें जो ट्रांसफ़र हुए हुए जजेस आए हैं वो मेरे ख्याल से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो अपनी सीनियरिटी तो साथ लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देती है या उसका आईनी बेंच क्या फैसला देता है, इज़ येट टू बी सीन कि क्या वहाँ पे डिस्कशंस होंगी। और सर ये जो नए मोजिज जज साहिबान आए हैं, इनका हलफ होगा दोबारा? इस हवाले से कोई इतला है आपके पास, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से? देखिए, मैं यही आपसे मैंने अभी अर्ज किया कि जो सीनियरिटी है ओथ एक ही दफ़ा होता है। ठीक। और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो सदर पाकिस्तान का इस्तेकाक है और उनका इख्तियार है। उन्होंने कंसल्टेशन का जो प्रोसेस इनिशिएट किया और उसके बाद फिर कंसेंट हासिल किया इन जजेस का, और फिर यहाँ पे वो आए, तो फिर दोबारा ओथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो आर्टिकल 200 भी यही कहता है कि जो पावर्स हैं वो सदर पाकिस्तान उनको वहाँ की पावर्स यहाँ पे भी दे सकते हैं। एंड इफ़ एनीथिंग ओवर एंड अबव जाके भी उनको अगर कोई बेनिफिट्स हैं, कोई उनको उसके अलावा भी कोई जो है चीज़ देनी है तो वो उसको दे सकते हैं। अच्छा, वैसे तो ये सर जब अगर किसी जज को आर्जी तौर पे भी लगाया जाए, कोई जज छुट्टी पे भी जाए, दूसरा जज उसकी जगह है, तो वो भी हलफ लेता है। तो यहाँ पे ये सेटल्ड प्रिंसिपल है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे तो कोई हलफ नहीं होगा, पुराना हलफ ही वैलिड होगा? नहीं, ये मैं आपको गुजारिश कर दूं कि आपने जो जिक्र किया कि एक जज दूसरी अगर पोस्ट पे जाता है तो वो फिर हलफ लेता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग चीफ जस्टिस के हवाले से होता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का ओथ होता है। अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल ना हो तो फिर बिल्कुल उस हवाले से उनको ओथ लेना पड़ता है चीफ जस्टिस का। लेकिन जो ट्रांसफ़र का मामला है, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र में आपको क्लियर डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता। और इसको इन रिवर्स भी अगर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज कोई जज साहब अगर अपनी कंसेंट दे देते हैं और वो सूबे की किसी अदालत में जाके किसी अदालत से मुराद के हाई कोर्ट में जाते हैं, तो फिर उनकी सीनियरिटी ज़ीरो से शुरू नहीं होगी, वो नया हल्फ लेने के पाबंद नहीं होंगे। ठीक है, उनको उसी तरह जो है कंटिन्यू करना होगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या इस वक्त तहरीके इंसाफ के साथ कोई हुकूमत के राब्ते हैं, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकती है? मुज़ाकरात दोबारा कोई आगे बढ़ सकते हैं? तो कोई राब्ता नहीं है। नहीं अतर साहब, अभी फिल वक्त तो कोई राब्ता नहीं है, क्योंकि वो अपने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के जो लगे हुए हैं उस टास्क पे वो मुलाकातें मुख्तलिफ कर रहे हैं। हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पे तो कोई राब्ता नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो है वो मुलाकात हो जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट तो इन सेशन नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें इसी तरह ही हैं। अच्छा सर, जो इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, इमरान खान साहब के मुकदमात हैं, उसमें हुकूमत की इस वक्त क्या पोजीशन है? वो इसी तरह चलते रहेंगे और अब कंक्लूजन तक पहुंचेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं आइन और कानून के मुताबिक जो हैं वो अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। ये कह देना कि उनके कोई मुकदमात हुकूमत उनको कोई रिलीफ फराम करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दबाव नहीं आ रहा? रिलीफ मिलेगा अमेरिका से दबाव तो नहीं आ रहा सर? किस चीज़ का? अमेरिका से जी अभी तक वो ट्रंप की कॉल का इंतजार किया जा रहा है, जो आनी थी पिछले महीने, वो अभी तक तो नहीं आई। लेकिन अब अगले महीने देखें, फोन चेक कर लें, क्या पता इसी प्रोग्राम के दौरान आई हो कोई कॉल आपको।
नहीं, कॉल तो नहीं आई, और कॉल की जो है वो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेशन भी रखना बड़ी ज़्यादती वाली बात है, क्योंकि अमेरिका अपने अंदर जो है इस्लाहात ला रहा है। उन्होंने अपना जो तमाम तर मामला है अपने मुल्क का, उसको पहले देख रहे हैं, वो अपने मुल्क को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। तो दीगर किसी लीडर से या किसी सियासतदान से उनका क्या लेना देना, फिल वक्त तो ये तमाम तर मामलात इसी तरह चल रहे हैं। हाँ, अगर लॉबिंग करके जो विल्सन जैसे जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को आप उनसे कोई ट्वीट करवा लें, तो ये शौक पहले रिचर्ड ग्रेनल से पूरे होते रहे हैं, और ठीक अभी फिल वक्त ये सर्विसेज जो है ठीक है। अच्छा, ये सर, ये मोहसिन नकवी, दे रहे हैं। इसके बाद हो मोहसिन सकता नकवी है साहब कोई और आ जाए। का, मोहसिन नकवी साहब का भी लोड थोड़ा कम कर दें। बेचारे कभी क्रिकेट चेयरमैन, कभी अमेरिका वजीर दाखिला, और जो क्रिकेट में हालत हुई है वो भी हमारे सामने है। तो एक आधी वजारत उनसे वापस ले लें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वजीर तो वो एक ही हैं, जी नहीं, पर वो बैक और में बहुत सारे देखते हैं ना, दाखिली अमूर के वजीर हैं। लेकिन उसके अलावा पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। बिल्कुल उन पे प्रेशर और बर्डन तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये कह देना कि शायद ये उनकी नाकामी है या वज़ीर आज़म की नाकामी है, तो फिर मेरे ख्याल से 92 वाले वर्ल्ड कप का भी क्रेडिट जो है उस वक़्त के वज़ीर आज़म को दे देते हैं।